आज हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री की लेसन नंबर 2 कवर करेंगे, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही इसी लेसन से 2 नंबर का मैप भी आता है, उसको लास्ट में हम लोग मैप भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने लेसन की जो डिफरेंट टॉपिक्स है जिसको हमें कवर करना है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो इम्पैक्ट नेशनल इंडिया का जो टॉपिक है, जहाँ से हम एनसीईआरटी की शुरुआत होती है, वह इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंडिया। दूसरा, गांधी जी के आइडिया ऑफ सत्याग्रह को हम लोग देखेंगे। तीसरा टॉपिक होगा रॉलेट एक्ट, जिसके बाद हम लोग जलियनवाला बाग इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत इशू को भी कवर किया जाएगा। अगला टॉपिक होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा और उनकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग थी, उसको देखा जाएगा। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप में पीपल ऑफ टाउन, पीपल ऑफ कंट्री साइड, पीजेंट्स, ट्राइबल और प्लांटेशन वर्कर्स होंगे। फिर हम लोग स्वराज पार्टी को फॉर्मेशन समझेंगे। समन कमीशन लाहौर सेशन को समझा जाएगा। उसके बाद साल्ट मार्च ओवर सीडियम यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को समझा जाएगा। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर के अलग अलग जो पार्टिसिपेंट थे, अलग अलग ग्रुप था, उनका रिएक्शन क्या होता है, उसको समझेंगे। फिर हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लिमिटेशन समझा जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक होगा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बाद हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो क्विट इंडिया मूवमेंट होगा। फिर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग एंड लास्ट में कंक्लूजन। तो हमारे लेसन का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग नेशनलिज्म की मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ नेशनलिज्म की डिफिनीसन लिखी हुई है। देखो, हम लोगों ने लिखा है कि लव डिवोशन ऑफ द पीपल टूवर्ड वंस नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को, अपने देश के प्रति जो लव होता है, जो डिवोशन यानी भक्ति होती है, उसी को नेशनलिज्म कहा जाता है। नेशनलिज्म बिलोंग टू स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी, जो एक बहुत ही मजबूत एकता की भावना पर आधारित होता है। एंड प्राइड एमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, अपने देश के लोगों के प्रति एक प्राइड की फीलिंग होती है। विच वांट टू ब्रिंग फ्रीडम। नेशनलिज्म का एम क्या होता है कि देश को, अगर वो गुलाम है तो उसको स्वतंत्रता दिलाई जाए, फ्रीडम लाई जाए, और इसके लिए नेशन का प्रोग्रेस किया जाए। तो ये तो सिंपल डिफिनीशन हो गई। और यहाँ से हम लोग पहले पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में 19वीं सेंचुरी में जो नेशनलिज्म राइज होता है, उसकी क्या वजह थी, क्या रीज़न थे, क्या कॉजेज़ था, उसको हम लोग समझेंगे। तो ये बात हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि 19वीं सेंचुरी से पहले 17-18 सेंचुरी में इंडिया डिफरेंट डायनेस्टी के रूल में, राजा जमींदारों के रूल में डिवाइडेड था। लोगों को अपनी अपनी टेरिटरी को लेकर के केवल कंसर्न हुआ करते थे, लेकिन पूरे देश के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है और इसके लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए, लिखा फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म राइज इन इंडिया इन लेट 19वीं सेंचुरी ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर था, यूनिफाइड रिस्पांस टू ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इन द फॉर्म ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अंग्रेज़ों ने जब इंडियंस लोगों को एक्सप्लॉयट करना शुरू किया, लगभग सभी ग्रुप को, तो उन्हीं के खिलाफ धीरे धीरे अलग अलग ग्रुप ने उसके खिलाफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट किया, करना शुरू किया, रिबेल एंड रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। फिर गांधी जी के लीडरशिप में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इसी समय इंडिया में ज़्यादा यूनिटी क्रिएट हुई और नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत तेज़ी से राइज होती है। ऐसे और भी फैक्टर थे जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करते हैं। उसमें से अगला पॉइंट था वेस्टर्न इंग्लिश एजुकेशन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसने मॉडर्न आइडिया से इंडिया के लोगों को इंस्पायर किया। तो वही आपने लिखा कि वेस्टर्न इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंस्पायर। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, देख लेते हैं हम लोग कौन किस पॉइंट से इंडियन इंस्पायर होते हैं। इंडिया टू डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन पढ़ने से लोगों में इस बात की डिमांड बढ़ने लगती है।
साथ साथ अगला पॉइंट, ग्रोथ ऑफ प्रेस एंड बुक्स। इसका भी रोल देश में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा था, बुक्स का और प्रेस का, न्यूज़पेपर का। ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेशन अगेन इंडियन, सोशल और जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन था इंडियंस को, वो भी रियलाइज़ होता है और वो भी लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ साथ सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया गया था वो भी लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को राइज करता है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डिफरेंट सोशल ग्रुप इन इंडिया हैव डिफरेंट नोशन ऑफ फ्रीडम। जिससे ट्राइबल लोग थे या फार्मर था, उन सब का फ्रीडम को लेकर अलग अलग डिज़ायर थी, डिमांड थी। उन सबको गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबकी डिमांड और डिज़ायर को यूनिफाई किया और सबको मिला करके अंग्रेज़ों के अगेंस्ट एक मास मूवमेंट स्टार्ट किया। तो वही चीज़ लिखा है कि INC एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी जी स्टार्टेड यूनाइटेड feeling and demand of the people and started mass movement against colonial rule। तो यहाँ से अगर हम लोग इंसियाटिव बुक देखें तो हमारी किताब की शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है, वाई आफ्टर 1919 नेशनल मूवमेंट स्प्रेड टू न्यू एरिया एंड बिकम मास मूवमेंट। तो 1919 के बाद या 1919 के समय पर क्या हुआ था? तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से इतना कुछ हुआ कि इंडिया में आप देखेंगे लोगों की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी पुअर हो गई थी, लोगों में एंगर काफ़ी बढ़ गया था और इसी के रिस्पांस के तौर पर लोग ब्रिटिश के ख़िलाफ़ मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हैवी वार एक्सपेंडिचर इंक्रीज टैक्सेस। तो बहुत ज़्यादा युद्ध में खर्च हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो इसको पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने इंडिया पर ढेर सारे टैक्सेस बढ़ा दिए, जैसे कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया एंड इनकम टैक्स को शुरू कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया इनकम टैक्स को, जिससे मिडिल क्लास हो चाहे पुअर क्लास हो, उन सब की लाइफ पर, उन सब की इकोनॉमिक कंडीशन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर अगर 2 की बात करें तो प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज शार्पली। महंगाई के समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी डिसरप्ट हो गया था, ब्रिटिश गुड्स आना कम हो गए थे। साथ साथ इंडियन जो फूड था, एसेंशियल गुड्स था, उसको युद्ध के समय बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया, जिससे यहाँ पर प्राइस राइज होता है। इसकी वजह से कॉजिंग इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है। लाइफ ऑफ कॉमन पीपल बिकम हार्ड, और आम लोगों का लाइफ काफ़ी मुश्किलों से भरा हो जाता है। कुछ सोशल इम्पैक्ट भी था, जैसे फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ द सोल्जर फ्रॉम द इंडियन विलेज। ब्रिटिश लोगों को सोल्जर की ज़रूरत थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो गांव गांव घूम करके ज़बरदस्ती इंडियन यूथ को वो अपनी सेना में भर्ती करते हैं, जिससे गांव के लोगों में काफ़ी एंगर भर जाता है ब्रिटिश लोगों के ख़िलाफ़। और दूसरा पॉइंट, रिटर्निंग सोल्जर ब्रॉट न्यू आइडिया अबाउट फ्रीडम, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म। वर्ल्ड वार जब ख़त्म होता है 1980 में, तो नए नए सिपाही जो भर्ती हुए थे वापस इंडिया आते हैं, तो लोगों को ये क्लियर हो जाता है कि ब्रिटिश लोगों को हराया जा सकता है। उन्हें अंग्रेज़ों को हारते हुए देखा था। साथ साथ उन्होंने मॉडर्न वैल्यू को भी समझा देखा और इंडिया में आके उसकी डिमांड भी करने लगे। इसी समय क्रॉप्स फेलियर भी हुआ था इन मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया ड्यू टू ड्रॉट रिजल्टिंग शॉर्टेज ऑफ फूड लीडिंग टू हंगर। फूड क्रॉप्स के फेल होने से गांव-गांव में आप देखेंगे भूखमरी बढ़ गई थी, जिससे भी लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा फैल गया। इसी समय एपिडेमिक भी फैली थी। इन दिस टाइम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड फेमाइन कॉज डेथ ऑफ 13 मिलियन पीपल। लगभग 13 मिलियन लोगों की भी डेथ हुई, जिस वजह से भी आप देखेंगे सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की बहुत ख़राब हो गई थी। पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो इंडियन सपोर्टेड ब्रिटिश ड्यूरिंग द वार बाय प्रोवाइडिंग सोल्जर, मनी एंड रिसोर्सेज। तो इंडिया ने, कांग्रेस ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों का साथ दिया था और वो एक्सपेक्टेशन थी कि पॉलिटिकल रिफॉर्म करेंगे, बट उनको गवर्नमेंट सेल्फ रूल दिया जाएगा, लेकिन रिटर्न में इंडियंस लोगों को कुछ नहीं मिला और एक
बल्कि डिसअपॉइंटिंग एक्ट मिला था जिसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। इस वजह से इंडिया में लोग और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और आप देखेंगे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ धीरे धीरे लोग यूनिफाई हो जाते हैं और एक मास मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। इसीलिए कहा गया था कि 1919 के बाद 1990 के बाद इंडिया में धीरे धीरे मास मूवमेंट स्टार्ट होने लगता है और बड़े बड़े मूवमेंट स्टार्ट होने लगते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हम लोग को डिस्कस कर लेना चाहिए कि गांधी जी 1915 में इंडिया में आते हैं तो वो भी एक नया तरीके का मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और सभी क्लास को एक साथ जोड़ने में सफल होते हैं। तो यही सब वजह थी। आगे हम लोग आइडिया ऑफ सत्याग्रह को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो सत्याग्रह शब्द है वो सत्य प्लस आग्रह वर्ड से बना है। सत्य मीन्स ट्रुथ, आग्रह मीन्स फर्मनेस। तो रूट मीनिंग अगर हम लोग देखें सत्याग्रह का तो रूट मीनिंग ऑफ सत्याग्रह इज फर्मनेस फॉर ट्रुथ। सत्य के लिए फर्म रहना, सत्य पर टिके रहना, सत्य पर अडिग रहना ही सत्याग्रह होता है। कहने का मतलब है कि असत्य जो नॉन ट्रूथ है, इनजस्टिस है, वो कितना भी स्ट्रांग हो उसके सामने पूरी हिम्मत, पूरी शक्ति के साथ, सत्य के साथ बने रहना ही सत्याग्रह कहा जाता है। इस शब्द को सबसे पहले गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था, कॉइन किया था और इसको एक हथियार के रूप में, वेपन के रूप में यूज़ किया था इनजस्टिस के खिलाफ। तो सत्याग्रह को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग कहेंगे सत्याग्रह इज ए नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन टू अपोज इनजस्टिस बाय ट्रूथ, पीसफुल प्रोटेस्ट एंड नॉन वायलेंस। यही सत्याग्रह का फाउंडेशन था, सत्याग्रह का आधार था। क्या? इनजस्टिस के खिलाफ हम लोग ट्रूथ के साथ लड़ेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और नॉन किलिंग होगी, नॉन वायलेंस होगा। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया ऑन 9 जनवरी इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। हम लोग सभी जानते हैं गांधी जी अफ्रीका में वाइट लोगों का जो डोमिनेंस था और ब्लैक लोगों को जो एक्सप्लॉइट करते थे उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह करके इस इनजस्टिस को ख़त्म किया था। 1915 में वो इंडिया वापस आते हैं। उनका अलग बिलीव था इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने का। तो ही बिलीव दैट फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट। तो फिजिकल फोर्स, भौतिक शक्ति, हथियार, वेपन, इन सब पर भरोसा नहीं करते थे। अगेंस्ट इनजस्टिस बट बाय द पावर ऑफ सत्याग्रह ट्रूथ कैन इस्टेब्लिश। तो गांधी जी का बिलीव था कि सत्याग्रह इनफ है किसी भी इनजस्टिस को लड़ने के लिए, ट्रूथ को फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए। ये गांधी जी का सत्याग्रह हो गया। अब गांधी जी के कुछ लोकल मूवमेंट को हम लोग देख लेते हैं। तो गांधी जी का पहला जो लोकल मूवमेंट था, सबको पता है, चंपारण सत्याग्रह, जो उन्होंने 1917 में स्टार्ट किया था बिहार में अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। तो ब्रिटिश यूरोपियन प्लांटर्स जो थे वहाँ पर गलत तरीके से इंडिगो प्लांटेशन करते थे और साथ साथ जो बकाया किसानों का था, पैसे बाकी थे, वो भी नहीं दे रहे थे। तो उसी के खिलाफ गांधी जी ने वहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट किया था। दूसरा जो गांधी जी का मूवमेंट था वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था 1918 में, 1918 में। अहमदाबाद हम सबको पता है कि गुजरात में है। यहाँ पर उन्होंने जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स थे उन्हीं की कंपनी या जो फैक्ट्रियाँ थी उनके वेज को पूरा नहीं दे रही थी, तो उसके खिलाफ उन्होंने मूवमेंट किया था। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें 1918 में, तो खेड़ा हम सबको पता है गुजरात में है। वहाँ पर उन्होंने जो किसानों के लिए मूवमेंट किया था फॉर टैक्स रिडक्शन बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, पेजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। तो उस समय प्लेग भी फैला था, एपिडेमिक की वजह से काफ़ी एग्रीकल्चर डैमेज हो गई थी, फूड प्रोडक्शन कम हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने जब रेवेन्यू को कम नहीं किया तो इसी के लिए गांधी जी ने मूवमेंट किया था खेड़ा सत्याग्रह। तो ये तीनों लोकल सत्याग्रह थे। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक होगा वो रॉलेट एक्ट होगा, जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।